हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बीकॉम 5th सेमेस्टर का एक मेजर सब्जेक्ट होता है बिजनेस फाइनेंस, उसके बुक एमसीक्यू कवर करेंगे। इस वीडियो में हाल्फ बुक कंप्लीट करा दी जाएगी। इसके नेक्स्ट पार्ट में जो हाल्फ बची होगी वो भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ऐसी बुक एमसीक्यू से जुड़े रहने के लिए। ये इसका फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वित्तीय निर्णय होते हैं फाइनेंशियल डिसीजन आर। ऑप्शन दे रखे हैं ए विनियोग निर्णय इन्वेस्टमेंट डिसीजन, बी वित्तपूर्ति निर्णय फाइनेंसिंग डिसीजन, सी लाभांश निर्णय डिविडेंड डिसीजन, डी ये सभी ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ दीज, ये सभी। सेकंड, वित्तीय निर्णय के प्रकार हैं द टाइप ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन आर। ऑप्शन दे रखे हैं ए 4 4, बी 3 3, सी 2 2, डी इनमें से कोई नहीं नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 3 3। व्यावसायिक वित्त का प्रबंधकीय दृष्टिकोण है मैनेजरियल अप्रोच ऑफ बिजनेस फाइनेंस आर। ऑप्शन दे रखे हैं ए कोषों की प्राप्ति प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, बी कोषों का व्यय एक्सपेंडिचर ऑफ फंड, सी कोषों की रेशनिंग ऑफ फंड, डी ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ये सभी ऑल ऑफ दीज। 4, वित्त निर्णय है फाइनेंस फंक्शन आर। ऑप्शन दे रखे हैं ए वित्तीय नियोजन फाइनेंशियल प्लानिंग, बी वित्तीय प्रशासन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, सी वित्त प्राप्ति फाइनेंस रिसीप्ट्स, डी ये सभी ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ये सभी ऑल ऑफ दीज। 5th, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः आधुनिक निगम के नियंत्रण का उत्तरदायित्व नहीं है। Which of the following is not normally a responsibility of the control of the modern corporation? ऑप्शन दे रखे हैं ए संपत्ति प्रबंध एसेट मैनेजमेंट, बी बजट एवं पूर्वानुमान बजट एवं फोरकास्ट, सी लागत लेखांकन कॉस्ट अकाउंटिंग, डी इनमें से कोई नहीं नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए संपत्ति प्रबंध एसेट मैनेजमेंट। 6, कोषाध्यक्ष सबसे अधिक संभावना न किसे रिपोर्ट करता है। टू whom does the thresholds most likely report? ऑप्शन दे रखे हैं ए निदेशक मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बी मुख्य कार्यकारी अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सी मुख्य वित्तीय अधिकारी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी मुख्य वित्तीय अधिकारी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। 7, फर्म का सबसे उपयुक्त लक्ष्य क्या है। व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट गोल ऑफ द फर्म। ऑप्शन दे रखे हैं ए ईपीएस अधिकतमीकरण ईपीएस मैक्सिमाइजेशन, बी हितधारक अधिकतमीकरण स्टेक होल्डर मैक्सिमाइजेशन, सी अंशधारक धन अधिकतमीकरण शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, डी इनमें से कोई नहीं नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अंशधारक धन अधिकतमीकरण शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। 8, डैश निर्णय में आर्थिक चिट्टे के दाहिनी ओर की उचित संरचना का निर्धारण करना शामिल है। डिसीजन इन्वॉल्व डिटरमाइनिंग द अप्रोच मेकअप ऑफ द राइट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ऑप्शन दे रखे हैं ए निवेश इन्वेस्टमेंट, बी फाइनेंसिंग, सी संपत्ति प्रबंध एसेट मैनेजमेंट, डी इनमें से कोई नहीं नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी फाइनेंसिंग। 9, करों के बाद एक फर्म की आय को अधिकतम करने से संबंधित है। इज कंसर्न विथ द मैक्सिमाइजेशन ऑफ ए फर्म अर्निंग आफ्टर टैक्स। ऑप्शन दे रखे हैं ए लाभ अधिकतमीकरण प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बी ईपीएस अधिकतमीकरण ईपीएस मैक्सिमाइजेशन ईपीएस की फुल फॉर्म होती है अर्निंग पर शेयर, सी हितधारक अधिकतमीकरण स्टेक होल्डर मैक्सिमाइजेशन, डी इनमें से कोई नहीं नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए लाभ अधिकतमीकरण प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये नेक्स्ट चैप्टर है बिजनेस फाइनेंस का। इसका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि व्यवसाय के पुस्तक मूल्य की तुलना में व्यवसाय का वास्तविक मूल्य कम हो तो यह स्थिति कहलाएगी। इफ़ द रियल वैल्यू ऑफ शेयर इज़ लेस देन बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस इट विल बी। ऑप्शन दे रखे हैं ए अति पूंजीकरण ओवर कैपिटलाइजेशन, बी अल्प पूंजीकरण अंडर कैपिटलाइजेशन, सी अनुकूलतम पूंजीकरण ऑप्टिमल कैपिटलाइजेशन, डी इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले आपको ये 3 कंडीशन होती हैं कैपिटलाइजेशन की, इनको समझ लेना है। अगर आपको ये तीनों ही कंडीशन का पता चल जाएगा तो आप इस क्वेश्चन का ईजिली आंसर दे सकते हैं। सबसे पहले इसमें दे रखा है अति पूंजीकरण ओवर कैपिटलाइजेशन, उसको कहते हैं जब आपके बिजनेस की रियल वैल्यू मार्केट वैल्यू से कम हो जाती है।
यानी कि आपके जो बिजनेस में जितनी भी आपकी कैपिटल लगी होती है, संपत्तियां लगी होती हैं, उनकी वैल्यू मार्केट वैल्यू जो चल रही होती है करंट ईयर में उससे कम हो जाती है, तो उसको कहते हैं अति पूंजीकरण, ओवर कैपिटलाइजेशन। अल्प पूंजीकरण, अंडर कैपिटलाइजेशन, उस सिचुएशन को कहते हैं जब आपके बिजनेस में जो भी कैपिटल लगी होती है उसकी वैल्यू मार्केट वैल्यू से अधिक होती है। यानी कि आपके कंपनी में जितनी भी कैपिटल है आपने शुरू में इन्वेस्ट की थी, उसकी जो रियल वैल्यू है इस टाइम वो करंट ईयर में जो मार्केट वैल्यू चल रही है उससे ज़्यादा है, उसको कहते हैं अंडर कैपिटलाइजेशन, यानी कि अल्प पूंजीकरण। ऑप्टिमल कैपिटलाइजेशन तब होता है जब आपकी कंपनी में जो कैपिटल लगी होती है और जो मार्केट वैल्यू होती है वो दोनों इक्वल होती हैं, उसको कहते हैं ऑप्टिमल कैपिटलाइजेशन। आप ऐसे भी समझ सकते हैं जब आपको लॉस होगा तो वो हो जाएगा अति पूंजीकरण, ओवर कैपिटलाइजेशन, क्योंकि ओवर कैपिटलाइजेशन में आपकी कैपिटल की वैल्यू कम होगी और मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगी, तो इजीली आप समझ भी सकते हैं जब बिजनेस की वैल्यू ही कम है मार्केट वैल्यू से तो लॉस ही होगा, तो उसको हम कह सकते हैं ओवर कैपिटलाइजेशन। जो आपको प्रॉफिट की सिचुएशन दिखेगा आप उसको अंडर कैपिटलाइजेशन कह सकते हैं, क्योंकि अंडर कैपिटलाइजेशन में कैपिटल कंपनी में जो लगी होती है वैल्यू ज़्यादा होती है मार्केट वैल्यू से, और ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन में अनुकूलतम पूंजीकरण में दोनों इक्वल होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, अति पूंजीकरण, ओवर कैपिटलाइजेशन। सेकंड, एक कंपनी की अनुमानित वार्षिक आय 5 लाख है तथा इस प्रकार के व्यवसाय में विनियोजित पूंजी पर प्रत्यय की दर 12.5% हो तो पूंजीकरण की राशि होगी। द एस्टिमेटेड एनुअल इनकम ऑफ ए कंपनी इज 5 लाख एंड द सेम बिजनेस रेशियो ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 12.5%, अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन विल बी। सबसे पहले आपको कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है एस्टिमेटेड एनुअल इनकम अपॉन रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। जब आप इसमें देख भी सकते हैं एस्टिमेटेड एनुअल इनकम दे रखी है 5 लाख और इसमें रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 12.5%। आप इन दोनों वैल्यू को फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। जब आप फॉर्मूले में रखेंगे तो 5 लाख अपॉन कर देंगे 12.5 इंटू कर देंगे 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू निकल के आ जाएगी 40 लाख, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। थर्ड, वित्तीय नियोजन को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंशियल प्लानिंग आर। ऑप्शन दे रखे हैं ए, व्यवसाय की प्रकृति, नेचर ऑफ बिजनेस, बी, जोखिम की मात्रा, अमाउंट ऑफ रिस्क, सी, सरकारी नियंत्रण, गवर्नमेंट कंट्रोल, डी, ये सभी, ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। फोर्थ, दृढ़ वित्तीय नियोजन के लक्षण हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग आर। ऑप्शन दे रखे हैं ए, सरलता, सिंप्लिसिटी, बी, तरलता, लिक्विडिटी, सी, मितव्ययिता, इकोनॉमी, डी, ये सभी, ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी, ऑल ऑफ दीज। इसी चैप्टर के हैं ये क्वेश्चन। फिफ्थ दे रखा है, जब पूंजी की लागत न्यूनतम है तथा अंश बाजार मूल्य अधिकतम है इसे कहा जाता है। ये भी वही है जो आपको मैंने समझाया था पीछे, जो कैपिटलाइजेशन की 3 कंडीशन बताई थी उन्हीं में से ये भी। व्हेन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमम एंड मार्केट प्राइस पर शेयर इज मैक्सिमम इट इज़ नोन एज। ऑप्शन दे रखे हैं ए, अति पूंजीकरण से, ओवर कैपिटलाइजेशन, बी, अल्प पूंजीकरण से, अंडर कैपिटलाइजेशन, सी, अनुकूलतम पूंजी ढांचा, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अल्प पूंजीकरण, अंडर कैपिटलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे अंशों का जो लागत है यानी कि जो शेयर की कॉस्ट है वो कम है और उनका मार्केट वैल्यू जो चल रही है वो ज़्यादा है, इसलिए हमें प्रॉफिट होगा, यहाँ पे हो जाएगा अंडर कैपिटलाइजेशन। 6, वित्तीय नियोजन है फाइनेंशियल प्लानिंग इज। ऑप्शन दे रखे हैं ए, अल्पकालीन शॉर्ट टर्म, बी, मध्यमकालीन मीडियम टर्म, सी, दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म, डी, ये सभी, ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी, ऑल ऑफ दीज। 7, वित्तीय नियोजन आधारित है फाइनेंशियल प्लानिंग इज बेस्ड ऑन। ऑप्शन दे रखे हैं ए, भूतकाल पर पास्ट, बी, वर्तमान पर प्रेजेंट, सी, भविष्य पर फ्यूचर, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भविष्य पर फ्यूचर। 8, वित्तीय नियोजन की आवश्यकता है। द नीड ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज। ऑप्शन दे रखे हैं ए, कुशल संचालन, इफिशिएंट ऑपरेशन, बी, भावी विकास, फ्यूचर डेवलपमेंट, सी, विकास एवं विस्तार, डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन, डी, ये सभी, ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी, ऑल ऑफ दीज। 9, वित्तीय योजना का घटक है। फैक्टर ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज। ऑप्शन दे रखे हैं व्यवसाय की प्रकृति, नेचर ऑफ बिजनेस, बी, जोखिम, रिस्क, सी, सरकारी नियंत्रण, गवर्नमेंट कंट्रोल, डी, ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। 10, वित्तीय नियोजन में शामिल है फाइनेंशियल प्लानिंग इंक्लूड। ऑप्शन दे रखे हैं ए, पूंजी नीतियों का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल पॉलिसीज, बी, पूंजी का पूर्वानुमान,
कैपिटल फोरकास्टिंग, सी पूंजी संरचना निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, डी ये सभी, ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज, ये सभी। ये बुक का नेक्स्ट चैप्टर है, इसकी भी एमसीक्यू देख लेते हैं। फर्स्ट दे रखा है मशीन की लागत 2 लाख रुपए तथा रोकड़ अंतर्वाद 40,000 प्रति वर्ष है तो अयादगी अवधि होगी। कॉस्ट ऑफ मशीन इज 2 लाख एनुअल एंड कैश इनफ्लो इज 40,000 एनुअल। पेबैक पीरियड इज, ऑप्शन दे रखे हैं ए 2 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 4 वर्ष, डी 5 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है पेबैक पीरियड का नेट इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो। जब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, नेट इन्वेस्टमेंट इसमें दे रखा है जैसे ही मशीन की लागत, यही नेट इन्वेस्टमेंट होती है। अगर इसमें आपको किसी क्वेश्चन में स्कार वैल्यू दे रखी होती है तो वो भी हम इसमें से लेस कर देते हैं, तब नेट इन्वेस्टमेंट वैल्यू निकल आती है। पर यहाँ पे कोई स्कार वैल्यू है नहीं तो हम 2 लाख रुपये को ही नेट इन्वेस्टमेंट मान लेंगे। इसलिए इसको हम पुट करेंगे जब फॉर्मूले में 2 लाख अपॉन कर देंगे हम एनुअल कैश इनफ्लो यानी कि 40,000। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास निकल के आ जाएगा 5। जब आप पेबैक पीरियड की कैलकुलेशन करते हैं तब वो ईयर में आता है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि कभी क्वेश्चन में मंथ भी दे रखे होते हैं, 5 मंथ और 5 ईयर, तो आपको ईयर पे टिक करके आना है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 5। सेकंड है मशीन की लागत 60,000 रुपये, कार्यशील जीवन वर्ष 6 वर्ष है, अवशेष मूल्य 8,000 रुपये, रोकड़ अंतर्वाद 16,000 प्रति वर्ष, भुगतान अवधि होगी। कॉस्ट ऑफ मशीन इज 60,000 एंड वर्किंग कैपिटल लाइफ 6 ईयर, स्कार वैल्यू इज 8,000 एंड कैश इनफ्लो 16,000। एनुअल पेबैक पीरियड विल बी, आपको सेम वही फॉर्मूला लगा देना है इसमें, नेट इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो। यहाँ पे नेट इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए पहले तो आपको खाली इसका वैल्यू नहीं थी, पर इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं अवशेष मूल्य 8,000 रुपये दे रखा है। तो मशीन की लागत है 60,000 रुपये, इसमें से पहले आपको इसका वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी, तभी निकल के आएगी नेट इन्वेस्टमेंट। क्योंकि नेट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है, आप लिख भी सकते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस इसका वैल्यू। जब आप 60,000 में से 8,000 लेस करेंगे तो आ जाएगा 52,000। ये रख देंगे हम ऊपर और नीचे रखना होता है, ये रख देंगे हम नोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में रखना होता है एनुअल कैश इन फ्लो। एनुअल कैश इन फ्लो इसमें दे रखा है 60,000, तो आप 50,000 अपॉन 16,000, जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास वैल्यू निकल के आ जाएगी 3.25। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 3.25 वर्ष। 3 अयादगी अवधि पद्धति मापती है। द पेबैक पीरियड मेथड मेंश्योर, ऑप्शन दे रखे हैं ए विनियोग कितना शीघ्र वसूला जा सकता है, हाउ क्विकली द इन्वेस्टमेंट मे बी रिकवर्ड, बी विनियोग से रोकड़ प्रवाह द कैश फ्लो फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट, सी विनियोग का आर्थिक जीवन द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, डी विनियोग की लाभप्रदता द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए विनियोग कितना शीघ्र वसूला जा सकता है, हाउ क्विकली द इन्वेस्टमेंट मे बी रिकवर्ड। 4 रोकड़ अंतर्वाह का अर्थ है मीनिंग ऑफ कैश इनफ्लो इज, ऑप्शन दे रखे हैं ए ह्रास एवं कर के बाद आय, इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रीशिएशन, बी कर के बाद किंतु ह्रास से पूर्व आय, इनकम आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रीशिएशन, सी ह्रास एवं कर से पूर्व आय, इनकम बिफोर टैक्स एंड डेप्रीशिएशन, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कर के बाद किंतु ह्रास से पूर्व आय, इनकम आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रीशिएशन। 5 पूंजी बजट का एक भाग है, कैपिटल बस्टिंग इज ए पार्ट ऑफ, ऑप्शन दे रखे हैं ए विपणन प्रबंध मार्केटिंग मैनेजमेंट, बी पूंजी संरचना कैपिटल स्ट्रक्चर, सी विनियोग निर्णय इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी विनियोग निर्णय इन्वेस्टमेंट डिसीजन। 6 पूंजी बजट निर्णय है, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन आर, ऑप्शन दे रखे हैं ए अल्पकालीन शॉर्ट टर्म, बी दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म, सी बा दोनों यानी कि ए एंड बी बोथ, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म। 7 पूंजी बजट निर्णय है, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन आर, ऑप्शन दे रखे हैं ए अपरिवर्तनीय इरेवर्सिबल, बी परिवर्तनीय रिवर्सिबल, सी ए एंड बी बोथ, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए अपरिवर्तनीय इरेवर्सिबल।
8 निम्नलिखित में से कौन से मूल्यांकन में अवशेष मूल्य पर ध्यान नहीं दिया जाता है? विच ऑफ फॉलोइंग इवेल्युएशन डज नॉट कंसीडर द स्कार्प वैल्यू? ऑप्शन दे रखे हैं ए शुद्ध वर्तमान मूल्य पद्धति, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, बी अयादगी अवधि पद्धति, पे बैक पीरियड मेथड, सी विनियोग पर प्रत्याय दर पद्धति, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अयादगी अवधि पद्धति, पे बैक पीरियड मेथड। 9 निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी बजट में उपयोग नहीं होता? विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन कैपिटल बजटिंग? ऑप्शन दे रखे हैं ए रोकड़ अंतर्वाह, कैश इनफ्लो, बी मुद्रा का समय मूल्य, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सी शुद्ध संपत्ति विधि, नेट एसेट मेथड, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी शुद्ध संपत्ति विधि, नेट एसेट मेथड। 10 एक मशीन की लागत 80,000 रुपये है, इसका जीवन काल 10 वर्ष है, रोकड़ अंतर्वाह 18,000 रुपये प्रति वर्ष है, तो औसत विनियोग पर प्रत्याय दर होगी। द कॉस्ट ऑफ मशीन इज 80,000, इट इज़ लाइफ इज 10 ईयर, कैश इनफ्लो इज 18,000 पर ईयर, रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट विल बी। सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट, इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो सबसे पहले आपको इसमें वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। इसमें हमें दे रखा है 80,000 मशीन की कॉस्ट है, 10 ईयर इसकी लाइफ है, और हमें एनुअल कैश इन फ्लो भी दे रखा है इसमें 3,000। एनुअल कैश इन फ्लो का मतलब आपको अभी एक क्वेश्चन गया भी था, उसमें पूछा भी था कैश इन फ्लो मीन्स, तो उसका मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। और हमें एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए न्यूमरेटर में जो रखना होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, यानी कि हमें दोनों के बाद प्रॉफिट चाहिए, पर कैश इन फ्लो जो होता है वो बिफोर डेप्रिसिएशन होता है, इसलिए इसमें से पहले हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन निकालने के लिए डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन वर्किंग लाइफ। जो आप इसमें सॉल्व करेंगे 80,000 अपॉन 10, तो आपका निकल के आ जाएगा 8,000, तो ये हो जाएगा डेप्रिसिएशन। जो आप इसमें लेस कर देंगे 18,000 में से 8,000, तब आ जाएगा 10,000, ये हो जाएगा ऊपर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। फिर इसके बाद डिनोमिनेटर में रखते हैं एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन कर लेते हैं। एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्कार्प वैल्यू अपॉन 2, पर यहाँ पे हमें स्कार्प वैल्यू नहीं दे रखी है, इसलिए हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी कि 80,000 अपॉन 2 कर देंगे 40,000। जो आप इन दोनों वैल्यू को पुट कर देंगे फॉर्मूले में, तो आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा 10,000 अपॉन 40,000 इंटू 100, वैल्यू निकल के आएगी 25, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 25%। ये नेक्स्ट चैप्टर है बिजनेस फाइनेंस का, इसके एमसीक्यू क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट दे रखा है शोधन क्षमता अनुपात आदर्श है, आइडल रेशियो फॉर सॉल्वेंसी इज। ऑप्शन दे रखे हैं 1:2, बी 1:1, सी 1:1.5, डी 2:1। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 2:1। सेकंड सामान्य ऋण पूंजी अनुपात आदर्श है, जनरली आइडल रेशियो फॉर डेप्ट इक्विटी रेशियो इज। ऑप्शन दे रखे हैं ए 2:1, बी 1:1, सी 1:1/2, डी 1:2। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1:1। 3 इस सूत्र से किसकी गणना की जाती है, व्हाट इज कैलकुलेटेड बाई दिस फार्मूला। फार्मूला आपको दे रखा है नीचे, समतांश पूंजी प्लस संचय एवं बचत अपॉन पूर्वाधिकार अंश पूंजी प्लस ऋण पूंजी। फिर ऑप्शन भी दे रखे हैं नीचे, शोधन क्षमता अनुपात सॉल्वेंसी रेशियो, बी चालू अनुपात करंट रेशियो, सी पूंजी दंतीकरण अनुपात कैपिटल जनरिंग रेशियो, डी ऋण पूंजी अनुपात डेप्ट इक्विटी रेशियो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पूंजी दंतीकरण अनुपात कैपिटल जनरिंग रेशियो। 4 पूंजी ढांचे के निर्धारक तत्व हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर आर। ऑप्शन दे रखे हैं ए लोच फ्लेक्सिबिलिटी, बी व्यवसाय की प्रकृति नेचर ऑफ बिजनेस, सी पूंजी की लागत कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डी ये सभी ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ये सभी ऑल ऑफ दीज। 5 कौन सा पूंजी दंतीकरण का प्रकार नहीं है, विच इज़ नॉट द काइंड ऑफ कैपिटल जर्निंग। ऑप्शन दे रखे हैं ए उच्च दंतीकरण हाई जर्निंग, बी निम्न दंतीकरण लो जर्निंग, सी मध्य दंतीकरण मिड जर्निंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी मध्य दंतीकरण। जो दंतीकरण होते हैं यानी कि जर्निंग, इसके 2 ही टाइप होते हैं, हाई और लो, मिड कोई नहीं होता।
6 दे रखा है, कौन सी पूंजी संरचना विश्लेषण की तकनीक नहीं है, विच इज़ नॉट द टेक्निक ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर एनालिसिस। ऑप्शन दे रखे हैं ए समता पर व्यापार, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, बी पूंजी दंतीकरण, कैपिटल जर्निंग, सी पूंजी बजट, कैपिटल बजटिंग, डी पूंजी की लागत, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पूंजीगत बजट, कैपिटल बजटिंग। 7 स्थायी लागत पूंजी है, फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल इज। ऑप्शन दे रखे हैं ए बॉन्ड, बी ऋणपत्र, सी ऋणपत्र का यानी कि होता है डिबेंचर, सी पूर्तिकारण प्रेफरेंस शेयर, डी ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ये सभी, ऑल ऑफ दीज। 8 तटस्थ बिंदु पर प्रति अंश आय होती है, ईपीएस ऑन डिफरेंटिंग पॉइंट इज। ऑप्शन दे रखे हैं ए समान इक्वल, बी असमान अनइक्वल, सी 0 शून्य, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सामान्य इक्वल। 9 समता पर व्यापार है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज। ऑप्शन दे रखे हैं ए 0 0, बी उच्च दंतीकरण हाई जर्निंग, सी निम्न दंतीकरण लो जर्निंग, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी उच्च दंतीकरण हाई जर्निंग। 10 निम्नलिखित में से पूंजी संरचना में शामिल है, विच ऑफ फॉलोइंग इंक्लूड इन कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑप्शन दे रखे हैं ए समता अंश इक्विटी शेयर, बी पूर्तिकारण प्रेफरेंस शेयर, सी ऋण डेप्ट, डी ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ये सभी, ऑल ऑफ दीज। ये नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है, एक कंपनी प्रत्येक 100 रुपये वाले 8,005% ऋणपत्रों को 6% कटौती पर निर्गमित करने की इच्छा प्रस्तुत कर रही है। निर्गमन पर खर्चे 3.5 प्रति ऋणपत्र होने की आशा है, लागत है। ए कंपनी इज़ विलिंग टू इश्यू 8,005% डिवेंचर 100 रुपये ईच एंड एट ए डिस्काउंट 6%. The expenses on issue are expected to be 3.5 per debenture. Cost is। सबसे पहले आपको इसमें पूछ रखा है कॉस्ट ऑफ डेप्ट। कॉस्ट ऑफ डेप्ट का फॉर्मूला होता है, इसमें 2 मेथड होते हैं, एक तो होता है रेडीमेबल और इरेडीमेबल। इसमें पर हमें रेडीमेबल वो होते हैं जिनका हमें ईयर दे रखी होती है, वो कहते हैं रेडीमेबल, जो कुछ ईयर बाद उनको बुनाया जाता है, यानी कि जिनकी फुल पेमेंट कर दी जाती है। और इरेडीमेबल वो होते हैं जिनको कंपनी के समापन पर ही पेमेंट की जाती है। हमें इस क्वेश्चन में ईयर का कुछ दे नहीं रखा है, इसलिए ये इरेडीमेबल है। इरेडीमेबल कॉस्ट ऑफ डिवेंचर का फॉर्मूला होता है I/NP × 100। यहाँ पर I का मतलब होता है इंटरेस्ट, क्योंकि डिवेंचरों पे इंटरेस्ट ही आती है। NP का मतलब होता है नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड का मतलब होता है हमें डिवेंचर जब इशू किए तो कितना नेट हमें प्राप्त हुई है, उसको कहते हैं हम नेट प्रोसीड। तो इसमें देख लेते हैं सबसे पहले I, यानी कि हम इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। 5% वाले डिवेंचर हैं, इनकी फेस वैल्यू दे रखी है हमें 100 रुपये ईच। जब आप 100 का 5% निकालेंगे तो 5 रुपये आ जाएगा एक डिवेंचर पर, यानी कि हम 5 रुपये की इंटरेस्ट दे रहे हैं, इसलिए हम I में लिख देंगे 5/NP, यानी कि नेट प्रोसीड। हमें ये देखना है अब एक डिवेंचर पे हमें नेट कितने वैल्यू अमाउंट प्राप्त हुआ है, तो उसको देख लेते हैं। सबसे पहले उनकी फेस वैल्यू दे रखी है 100 रुपये ईच है, और इश्यू करते समय एक्सपेंस भी हुआ है और हमने डिस्काउंट भी दिया है, तो ये दोनों हमें लॉस हुए हैं, तो उसको लेस कर देंगे। सबसे पहले तो हम डिस्काउंट इसमें से लेस करेंगे। जो आप फेस वैल्यू पे डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे 100 का 6%, तो आ जाएगा 6 रुपये। जो आप 100 में से 6 रुपये माइनस कर देंगे तो आएगा 94 रुपये। फिर इसके बाद एक्सपेंस देख लेते हैं। एक्सपेंसेस में दे रखे हैं 3.5 रुपये, ये भी आपको लेस करने हैं, तभी हमें पता चलेगा हमें नेट अमाउंट कितना प्राप्त हुआ है। जो आप 94 में से 3.5 लेस कर देंगे तो आएगा 90.5। अब इन दोनों वैल्यू को फॉर्मूले में पुट कर देंगे। I/NP × 100। I आ गया था 5, NP आ गया था 90.5 × 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5.52, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा C 5.52%। सेकंड, निशा लिमिटेड ने प्रत्येक 100 रुपये वाले 4,009% पूर्वाधिकार अंश निर्गमित किए। निर्गमन की लागत 3.75 प्रति अंश लागत निम्न है। निशा लिमिटेड हैज़ इश्यूड 9% 4,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 रुपये ईच। एक्सपेंस ऑफ इश्यू इज़ 3.5 पर शेयर। कॉस्ट इज़ फॉलोइंग। सबसे पहले ये सेम ही होता है, जो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं, इन दोनों के फॉर्मूले सेम होते हैं, बस अंतर हो जाता है। आई जब मैंने बताया था आपको, जब आप I/NP करते हैं, पर इसमें क्या करते हैं PD/NP, क्योंकि डिवेंचरों पर इंटरेस्ट दी जाती है
और प्रेफरेंस शेयर पर प्रेफरेंस डिविडेंड आता है। इसलिए बस इनमें चेंज जो होता है वो आई और पीडी में होता है। फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहता है इनका, रेडीमेबल और इरेडीमेबल का। कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे पीडी की, जो हमने डिविडेंड दिया इन पर, उसकी कैलकुलेट कर लेंगे। 9% वाले हैं, यही इनका डिविडेंड रेट है। 100 रुपये ईच है, यानी कि फेस वैल्यू है। जब आप 9% निकालेंगे 100 का तो आ जाएगा 9 रुपये, ये हो जाएगा पीडी। अब अपॉन एनपी निकालना है, यानी कि हमें कितना रुपये प्राप्त हुआ इनसे। इसमें दे रखा है 3.75 हमें एक्सपेंस हो गया इनको इश्यू करते टाइम। तो हम जो 100 रुपये इनकी फेस वैल्यू थी उसमें से माइनस कर देंगे 3.75, तब निकल के आ जाएगा 96.25। अब दोनों वैल्यू आ चुकी हैं, आप इनको फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। आप रख देंगे पीडी 9 अपॉन कर देंगे एनपी, यानी कि 96.25 इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9.35। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 9.35%। 3, यदि प्रश्न में कर की दर नहीं दी गई है तो मानते हैं। इफ़ द रेट इज़ नॉट गिवन इन क्वेश्चन देन एज्यूम। ऑप्शन दे रखे हैं ए 30%, बी 45%, सी 25 या 30%, डी 65%। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 25 या 30%। 4, जय लिमिटेड ने 1200 साधारण अंश 100 रुपये पूर्वदत्त निर्मित किए। इन अंशों का बाजार मूल्य 160 प्रति अंश है। कंपनी ने 10 रुपये प्रति अंश लाभांश भुगतान किया। समतांश पूंजी की लागत निकालिए। जय लिमिटेड हैज इश्यूड 1200 इक्विटी शेयर ऑफ 100 रुपये ईच एज फुल्ली पेड। द मार्केट प्राइस ऑफ दी शेयर इज 160 पर शेयर। द कंपनी हैज़ पेड ए डिविडेंड ऑफ 10 रुपये पर शेयर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछ रखा है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला होता है DPS अपॉन MPS, यानी कि यहाँ पे DPS का मतलब होता है डिविडेंड पर शेयर और MPS का मतलब होता है मार्केट प्राइस पर शेयर। इसमें हमें DPS भी दे रखा है 10 रुपये जब पर शेयर, आप देख सकते हैं वो डिविडेंड दिया है, उसको रख देंगे हम DPS की जगह पे। अपॉन कर देंगे MPS इसमें दे रखा है 160 इंटू कर देंगे 100। 10 अपॉन 160 इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू निकल के आएगी 6.25। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 6.25%। 5, ऋण एक उदाहरण है। डेप्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन दे रखे हैं, ए उधार ली गई पूंजी बोरोड कैपिटल, बी स्वामित्व पूंजी ओवन कैपिटल, सी अधिकृत पूंजी ऑथोराइज कैपिटल, डी इनमें से कोई नहीं नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए उधार ली गई पूंजी बोरोड कैपिटल। 6, निम्न में से कौन सा पूंजी की लागत लाभांश मूल्य पद्धति से संबंधित है। विच ऑफ फॉलोइंग इज रिलेटेड विथ कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू डिविडेंड प्राइस मेथड। ऑप्शन दे रखे हैं, ए बॉन्ड, बी समतांश यानी कि इक्विटी शेयर, सी ऋणपत्र डिवेंचर, डी इनमें से कोई नहीं नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी समतांश इक्विटी शेयर, क्योंकि डिविडेंड उन्हीं पे दिया जाता है। 7, यदि IP 12 और NP 100 रुपये है तो ऋणपत्र पूंजी की लागत होगी। इफ़ IP 12 एंड NP 100 देन कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैपिटल विल बी। आपको मैंने फॉर्मूला बता ही दिया था। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का होता है I अपॉन NP इंटू 100। यहाँ पे हमें दे ही रखा है IP दे रखा है यहाँ पे 12 और NP दे रखा है 100। 12 अपॉन 100 इंटू 100 कर देंगे तो इसका वैल्यू निकल के आएगी 12। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 12%। 8, हिरास कोषों की लागत होती है। कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन फंड इज। ऑप्शन दे रखे हैं, ये अवसर लागत अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बी औसत लागत एवरेज कॉस्ट, सी स्पष्ट लागत एक्सप्लिसिट कॉस्ट, डी इनमें से कोई नहीं नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए अवसर लागत अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। 9, सुलोमन इजरा ने पूंजी की लागत को कहा है। सुलोमन इजरा हैज़ कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज। ऑप्शन दे रखे हैं, जोखिम का पुरस्कार रिवार्ड ऑफ रिस्क, बी पूंजी व्ययों की कट ऑफ रेट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, बी ब्याज दर इंटरेस्ट रेट, सी इनमें से कोई नहीं नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पूंजी व्ययों की कट ऑफ रेट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। 10, PD इजिकल टू 15 तथा NP 125 हो तो पूर्वधिकार अंशों की लागत होगी। इसका भी फॉर्मूला मैं आपको बता चुका। PD अपॉन NP इंटू 100 कर देंगे आप। इसमें दे रखा है PD इजिकल टू 15
एंड NP इज इक्वल टू 125, देन कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर विल बी, आप इनको वैल्यू को पुट कर देंगे 15/125 इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास निकल कर आ जाएगा 12, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 12%। नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर के MCQ भी देख लेते हैं। लाभांश नीति क्या है? व्हाट इज डिविडेंड पॉलिसी? ऑप्शन दे रखे हैं, वह मूल्य जिस पर लाभ जारी किया जाता है, द प्राइस एट विच डिविडेंड आर इश्यूड। बी, शेयरधारकों के निर्णय लेने की प्रक्रिया, द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ शेयर होल्डर। सी, लाभांश भुगतान के संबंध में दिशा निर्देश और निर्णय, द गाइडलाइन एंड डिसीजन रिगार्डिंग डिविडेंड पेमेंट। डी, स्टॉक प्रदर्शन का मूल्यांकन, द इवेल्युएशन ऑफ स्टॉक परफॉर्मेंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लाभांश भुगतान के संबंध में दिशा निर्देश और निर्णय, द गाइडलाइन एंड डिसीजन रिगार्डिंग डिविडेंड पेमेंट। सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी कंपनी की लाभांश नीति को प्रभावित कर सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कैन इन्फ्लुएंस ए कंपनी डिविडेंड पॉलिसी? ऑप्शन दे रखे हैं, ए, बाजार की स्थिति, मार्केट कंडीशन। बी, शेयरधारक प्राथमिकताएं, शेयर होल्डर प्रेफरेंस। सी, लाभप्रदता, प्रॉफिटेबिलिटी। डी, ये सभी, ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी, ऑल ऑफ दीज। थर्ड, किस लाभ नीति में समय के साथ शेयरधारकों को लगातार लाभांश राशि का भुगतान करना शामिल है? विच डिविडेंड पॉलिसी इन्वॉल्व पेइंग ए कंसिस्टेंट डिविडेंड अमाउंट टू शेयर होल्डर ओवर टाइम? ऑप्शन दे रखे हैं, ए, स्थिर लाभांश नीति, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। बी, अपशिष्ट लाभांश नीति, रेसिडुअल डिविडेंड पॉलिसी। बी, निरंतर लाभांश नीति, कांस्टेंट पे आउट रेशियो पॉलिसी। डी, कोई लाभांश नीति नहीं, नो डिविडेंड पॉलिसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, स्थिर लाभ नीति, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। 4, कौन सी लाभांश नीति लाभांश के रूप में आय का एक निश्चित प्रतिशत रखती है? विच डिविडेंड पॉलिसी मेंटेन्स ए फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ अर्निंग एज डिविडेंड? ऑप्शन दे रखे हैं, ए, स्थिर लागत नीति, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। बी, अपशिष्ट लागत नीति, रेसिडुअल डिविडेंड पॉलिसी। सी, निरंतर लाभांश अनुपात नीति, कांस्टेंट पे आउट रेशियो पॉलिसी। डी, कोई लाभांश नीति नहीं, नो डिविडेंड पॉलिसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, निरंतर लाभांश अनुपात नीति, कांस्टेंट पे आउट रेशियो पॉलिसी। फिफ्थ, अवशिष्ट लाभांश नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ रेसिडुअल डिविडेंड पॉलिसी? ऑप्शन दे रखे हैं, ए, आय की परवाह किए बिना लाभांश का भुगतान करना, टू पे डिविडेंड रिगार्डलेस ऑफ अर्निंग। बी, सभी आय को लाभांश के रूप में वितरित करना, टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल अर्निंग एज डिविडेंड। सी, लाभदायक परियोजना में निवेश को प्राथमिकता देना, टू प्रियोरिटाइज इन्वेस्टमेंट इन प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट। डी, शेयरधारक धन को अधिकतम करने के लिए, टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लाभदायक परियोजना में निवेश को प्राथमिकता देना, टू प्रियोरिटाइज इन्वेस्टमेंट इन प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स। 6, एक कंपनी जो लाभांश के रूप में अपनी कमाई का कोई हिस्सा वितरित नहीं करती है, वह किस लाभांश नीति का पालन करती है? ए कंपनी दैट डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट एनी पोर्शन ऑफ इट्स अर्निंग एज डिविडेंड फॉलो विच डिविडेंड पॉलिसी? ऑप्शन दे रखे हैं, स्थिर लाभांश नीति, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। बी, अपशिष्ट लाभांश नीति, रेसिडुअल डिविडेंड पॉलिसी। सी, निरंतर लाभांश नीति, कांस्टेंट पे आउट रेशियो पॉलिसी। सी, डी, कोई लाभांश नीति नहीं, नो डिविडेंड पॉलिसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कोई लाभांश नीति नहीं, नो डिविडेंड पॉलिसी। 7, एक कंपनी लाभांश का भुगतान नहीं करने का विकल्प क्यों चुन सकती है? वाई माइट ए कंपनी चूज नॉट टू पे डिविडेंड? ऑप्शन दे रखे हैं, ए, निवेशकों को आकर्षित करने के लिए, टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स। बी, शेयरधारक को नियमित आय प्रदान करना, टू प्रोवाइड रेगुलर इनकम टू शेयर होल्डर्स। सी, भविष्य के विकास के अवसर के लिए आय को बनाए रखने के लिए, टू रिटेन अर्निंग फॉर फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। डी, कंपनी की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, टू एनचेंस द कंपनी रेपुटेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भविष्य के विकास के अवसर के लिए आय को बनाए रखने के लिए, टू रिटेन अर्निंग फॉर फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। 8, कौन सा वित्तीय अनुपात लाभांश से निवेश पर प्रतिशत रिटर्न को दर्शाता है? विच फाइनेंशियल रेशियो इंडिकेट द परसेंटेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम डिविडेंड?
ऑप्शन दे रखे हैं ए लाभांश उपज डिविडेंड यील्ड, बी भुगतान अनुपात पे आउट रेशियो, सी प्रति शेयर आय अर्निंग पर शेयर, डी मूल्य से आय अनुपात प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए लाभांश उपज डिविडेंड यील्ड। 9 निवेशक लाभांश नीति में परिवर्तन की व्याख्या कैसे करते हैं? हाउ टू इन्वेस्टर इंटरप्रेट चेंज इन डिविडेंड पॉलिसी। ऑप्शन दे रखे हैं वित्तीय अस्थिरता के संकेत के रूप में, एज ए साइन ऑफ फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी, बी भविष्य के विकास संभावना के संकेत के रूप में, एज ए साइन ऑफ फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, सी पूरी तरह से प्रबंधन द्वारा किए गए निर्णय के रूप में, एज ए डिसीजन मेड सोलेली बाय द मैनेजमेंट, डी बाजार की स्थिति के प्रतिबिंब के रूप में, एज ए रिफ्लेक्शन ऑफ मार्केट कंडीशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी भविष्य के विकास संभावनाओं के संकेत के रूप में। 10 लाभांश पूर्णनिवेश योजना DRIP क्या है? व्हाट इज द डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान? DRIP ऑप्शन दे रखे हैं शेयरधारक को लाभ वितरित करने की योजना, ए प्लान टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड टू शेयर होल्डर, बी अधिक शेयर खरीदने के लिए स्वचालित रूप से लाभांश का पुनर्निवेश करने की योजना, ए प्लान टू ऑटोमेटिकली री इन्वेस्टमेंट डिविडेंड टू परचेस मोर शेयर, सी लाभांश भुगतान अनुपात को कम करने की योजना, ए प्लान टू रिड्यूस द डिविडेंड पे आउट रेशियो, डी लाभांश उपज बढ़ाने की योजना, ए प्लान टू इंक्रीज द डिविडेंड यील्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अधिक शेयर खरीदने के लिए स्वचालित रूप से लाभांश का पुनर्निवेश करने की योजना, ए प्लान टू ऑटोमेटिकली री इन्वेस्टमेंट डिविडेंड टू परचेस मोर शेयर। 11 क्या कोई कंपनी समय के साथ अपनी लाभांश नीति बदल सकती है? कैन ए कंपनी चेंज इट्स डिविडेंड पॉलिसी ओवर टाइम? ऑप्शन दे रखे हैं ए हाँ लेकिन केवल एक बार, यस बट ओनली वंस, बी नहीं यह है एक बार स्थापित होने के बाद तय किया जाता है, नो इट इज़ फिक्स्ड वंस एस्टेब्लिश्ड, सी हाँ विकसित व्यावसायिक स्थितियों और वित्तीय प्रदर्शन के आधार पर, यस बेस्ड ऑन इन्वॉल्विंग बिजनेस कंडीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, डी नहीं इसके लिए शेयरधारकों के अनुमोदन की आवश्यकता है, नो इट्स रिक्वायर्ड शेयर होल्डर अप्रूवल। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हाँ विकसित व्यावसायिक स्थिति और वित्तीय प्रदर्शन के आधार पर, यस बेस्ड ऑन इन्वॉल्विंग बिजनेस कंडीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। 12 लाभांश नीति किस कंपनी के शेयर मूल्य को कैसे प्रभावित करती है? हाउ डज डिविडेंड पॉलिसी इफेक्ट ए कंपनी स्टॉक प्राइस? ऑप्शन दे रखे हैं ए इसका शेयर की कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इट इज़ नो इम्पैक्ट ऑन द स्टॉक प्राइस, बी यह स्टॉक की कीमत बढ़ाता है, इट इंक्रीज द स्टॉक प्राइस, सी यह स्टॉक की कीमत को कम करता है, इट डिक्रीज द स्टॉक प्राइस, डी यह निवेश की मांग और कंपनी के मूल्य की धारणा को प्रभावित करता है, इट कैन इन्फ्लुएंस इन्वेस्टर डिमांड एंड परसेप्शन ऑफ द कंपनी वैल्यू। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यह निवेश की मांग और कंपनी के मूल्य की धारणा को प्रभावित कर सकता है, इट कैन इन्फ्लुएंस इन्वेस्टर डिमांड एंड परसेप्शन ऑफ कंपनी वैल्यू। 13 वाल्टर मॉडल बताता है कि 100% लाभांश भुगतान अनुपात होता है जब वाल्टर मॉडल सजेस्ट फॉर 100% डीपी यानी ये होता है डिविडेंड पेमेंट रेशियो व्हेन। ऑप्शन दे रखे हैं ए KE greater than R, B KE is equal to R, C KE is equal to 0, D इनमें से कोई नहीं नन ऑफ दी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए KE greater than R। 14 लाभांश का प्रकार है, टाइप ऑफ डिविडेंड इज बॉन्ड लाभांश बॉन्ड डिविडेंड, बी बोनस अंश बोनस शेयर, सी स्कंद लाभांश स्टॉक डिविडेंड, डी ये सभी ऑल ऑफ दिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ये सभी ऑल ऑफ दिस। 15 यदि KE इज इक्वल टू R तो वाल्टर मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से क्या अप्रासंगिक है? इफ़ KE इज इक्वल टू R देन अंडर वाल्टर मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग इज इर्रेलेवेंट। ऑप्शन दे रखे हैं ए प्रति अंश लाभांश डिविडेंड पर शेयर, बी लाभांश भुगतान अनुपात डिविडेंड पेमेंट रेशियो, सी प्रति अंश आय अर्निंग पर शेयर, डी इनमें से कोई नहीं नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी लाभांश भुगतान अनुपात डिविडेंड पेमेंट रेशियो।
16 लाभांश का भुगतान होता है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज। ऑप्शन दे रखे हैं ए संपत्ति एसेट्स, बी प्रतिज्ञा पत्र प्रोमिसरी नोट, सी नगद कैश, डी इनमें से कोई नहीं नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नगद कैश। 70 लाभांश नीति का प्रकार है। टाइप ऑफ डिविडेंड पॉलिसी इज। ऑप्शन दे रखे हैं ए स्थिर लाभांश नीति स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, बी कठोर लाभांश नीति स्ट्रिक्ट डिविडेंड पॉलिसी, डी उदार लाभांश नीति लिबरल डिविडेंड पॉलिसी, डी इनमें से कोई नहीं नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो गया है, इसका ऑप्शन होना चाहिए था ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये सभी ही डिविडेंड मेथड हैं। 18 लाभांश नगद एवं संपत्ति दोनों है। डिविडेंड कैश एंड एसेट बोथ इज। ऑप्शन दे रखे हैं ए संयुक्त लाभांश कंपोजिट डिविडेंड, बी नगद लाभांश कैश डिविडेंड, सी संपत्ति लाभांश एसेट डिविडेंड, डी इनमें से कोई नहीं नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए संयुक्त लाभांश कंपोजिट डिविडेंड। 19 अंशधारियों को लाभांश के बदले दिया गया प्रमाण पत्र है। सर्टिफिकेट गिवन टू शेयर होल्डर एज डिविडेंड इज। ऑप्शन दे रखे हैं ए स्क्रिप लाभांश स्क्रिप डिविडेंड, बी स्कंद लाभांश स्टॉक डिविडेंड, सी संपत्ति लाभांश एसेट डिविडेंड, डी इनमें से कोई नहीं नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए स्क्रिप लाभांश स्क्रिप डिविडेंड। 20 निम्नलिखित में से कौन सा लाभांश नीति का निर्धारण करने का वाला कारक है। विच ऑफ फॉलोइंग इज फैक्टर डिटरमाइनिंग डिविडेंड पॉलिसी। ऑप्शन दे रखे हैं ए व्यवसाय की प्रगति नेचर ऑफ बिजनेस, बी कोषों की तरलता लिक्विडिटी ऑफ फंड, सी आ और बा दोनों ए एंड बी बोथ, डी इनमें से कोई नहीं नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आ और बा दोनों ए एंड बी बोथ। 21 लाभांश नीति संबंधित है। डिविडेंड पॉलिसी इज रिलेटेड टू। ऑप्शन दे रखे हैं ए भुगतान अनुपात पेमेंट रेशियो, बी प्रतिधारण अनुपात रिटेंशन रेशियो, सी बोथ और डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बोथ ए एंड बी। 22 लाभांश का आशय है। डिविडेंड मीन्स। ऑप्शन दे रखे हैं ए लाभ की दर रेट ऑफ प्रॉफिट, बी लाभ का हिस्सा शेयर ऑफ प्रॉफिट, सी लाभ की मात्रा वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट, डी इनमें से कोई नहीं नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी लाभ का हिस्सा शेयर ऑफ प्रॉफिट। इस वीडियो में हल बुक कंप्लीट करा दी गई है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हल बुक के MCQ क्वेश्चन और बचे हैं, वो भी आपको प्रोवाइड जल्द से जल्द करा दिए जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। आपके माइंड में किसी भी क्वेश्चन को लेकर डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर बेल आइकन प्रेस नहीं कर लगा है तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपके पास सबसे पहले वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आ जाएगा।